हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो इस टॉपिक के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम साथ साथ करेक्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये है कि एंजाइम की स्मॉल अमाउंट जो है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर रही होती है। तो क्या मीनिंग है इसका? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम is required to catalyze large amount of substrate, large amount of substrate। बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, सुक्रेज है। अब सुक्रेज जो है हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए सुक्रोज को आगे अपनी प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए। सुक्रोज है, उसको अगर हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील करना है तो उसके लिए बहुत कम अमाउंट सुक्रेज की चाहिए जो कि एक एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सॉल्युबिलिटी। तो एंजाइम्स जो हैं वो किन चीज़ों में हल हो जाते हैं और किन चीज़ों में हल नहीं होते वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉल्युबिलिटी। तो एंजाइम्स जो हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में हल हो जाते हैं एंजाइम एंड डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, ऐसा अल्कोहल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड किया हो उसमें भी एंजाइम्स जो हैं वो हल हो जाती हैं। अब एंजाइम किन चीज़ों में हल नहीं होते? दे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पे है इनसॉल्युबल, ना हल होना। प्रेसिपिटेट इन फॉलोइंग। तो इन चीज़ों के अंदर जो है एंजाइम हल नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। वो क्या है? इट इज़ अ कंसंट्रेटेड अल्कोहल, गाढ़ा अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इन चीज़ों में एंजाइम हल नहीं होते। तीसरी प्रॉपर्टी है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक जिसका मतलब है कि रिएक्शन रेट तेज हो जाता है जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट will increase the reaction, लेकिन up to a limit, एक हद तक, but up to a limit। तो जब सारी एक्टिव साइट्स फुल हो जाती हैं उसके बाद सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रिएक्शन रेट तेज नहीं होता। सपोज इसमें मिसाल लेते हैं, हमारे पास 5 एंजाइम्स हैं, 1 2 ऐसे ही 5 एंजाइम है और 5 ही एक्टिव साइट हैं। इसका मतलब है कि एक वक्त में 5 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं। तो आपके पास अगर 2 सबस्ट्रेट है, आप 3 करेंगे तो रिएक्शन रेट तेज हो जाएगा, 4 करेंगे और तेज हो जाएगा, 5 करेंगे और तेज हो जाएगा। 5 के बाद जो है ना सारी एक्टिव साइट्स फुल हो गई हैं। आप सबस्ट्रेट की मिकदार को 6 करेंगे तो रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा और ना ही कम होगा। अब यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है, वो कहते हैं कि उस लिमिट के बाद रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। स्लो नहीं होगा बल्कि यहाँ पे लिमिट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। रिएक्शन की स्पीड जो है वो और इंक्रीज नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब एक जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीएच।
पीएच का मतलब है कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो पीएच जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 14। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 होती है और सेंटर में वैल्यू है 7। अब वो सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 है वो न्यूट्रल कहलाते हैं। क्या है वो? न्यूट्रल है, मतलब ना एसिड है ना बेस है। अब जिनकी पीएच जितनी 7 से कम होती जाएगी उतना ज़्यादा वो तेजाबियत वाले होते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होते जाएंगे। और जिन सब्सटेंस की पीएच 7 से ज़्यादा होती जाएगी वो उतना ज़्यादा जो है वो बेसिक होती जाएगी, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि एंजाइम किस पीएच पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में दोनों किस्म की पीएच पाई जाती हैं। आपके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जो है वो एसिडिक पीएच है, और आपकी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो है वो बेसिक पीएच। बेसिक भी कह सकते हैं हम उसको, और अल्कालाइन भी कह सकते हैं। अल्कालाइन का मतलब होता है बेस का पानी के अंदर सोल्यूशन बना होना, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन से एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच पे अच्छा काम करते हैं और कौन से एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करते हैं। अब देखिए जैसे कि पेप्सिन है, हमने डिस्कस किया था पीछे भी कि पेप्सिन जो है वो आपके स्टमक में पाया जाता है, और पेप्सिन जो है वो उसको ना पेप्सिन को वर्किंग के लिए 1 से 2 पीएच चाहिए, मतलब कि एसिडिक पीएच चाहिए, 7 से लेस चाहिए। इट रिक्वायर एसिडिक पीएच। तो अगर हम पेप्सिन को बेसिक पीएच पे ले जाएंगे, मतलब इंटेस्टाइन में करवाएंगे वर्किंग इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है वो एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, अगर हम उनको बेसिक में ले जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे ही वो एंजाइम जो बेसिक पीएच पे काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को हजम करता है। वो प्रोटीन जो पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता, वो आगे ट्रिप्सिन कर रहा होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे पीएच 8.57 है, मतलब कि 7 से ज़्यादा है, बेसिक है, वहाँ पे वर्किंग कर रहा होता है और प्रोटीन्स को और पेप्टोन्स को आगे तब्दील कर रहा होता है अमाइनो एसिड में। तो अगर हम ट्रिप्सिन को स्टमक के अंदर ले जाएंगे, एसिडिक पीएच में ले जाएंगे, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है वो एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं वो बेसिक में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या अल्कालाइन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वो एंजाइम जो अल्कालाइन में काम कर रहे हैं वो एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो हमने देखना है कि टेम्परेचर के ज़्यादा या कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो मैक्सिमम वर्किंग करते हैं एट 96 to 99 फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट स्केल में हम टेम्परेचर थर्मोमीटर में चेक कर रहे होते हैं। अगर थर्मोमीटर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसके दरमियान है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो ऑलमोस्ट 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होगी। तो ये जो है वो टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर 0 से इंक्रीज करने से एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होते हैं, एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो एंजाइम्स आर इनएक्टिव। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी इंप्रूव होती जाएगी। तो एंजाइम बिकम स्लाइटली एक्टिव, स्लाइटली एक्टिव। आप टेम्परेचर और ज़्यादा करेंगे, 35 तक लेके जाएंगे, तो एंजाइम जो है वो और एक्टिव हो जाएंगे, दे विल बिकम मोर एक्टिव। अब 35 से 40 तक ना एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और ख़ास तौर पे 35 से 40 में भी 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या कहलाती है, ऑप्टिमम रेंज कहलाती है, या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम की वर्किंग जो है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें, थर्मोमीटर वाली वैल्यू देखें तो वो कितनी होगी, 98.6 फ़ारेनहाइट जो है
ये टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए एट व्हाट टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम या व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो 37 डिग्री सेल्सियस भी सही है, 98.6 फ़ारेनहाइट भी सही है, ये रेंज भी ठीक है, और ये मैंने जो रेंज लिखी है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में ये भी करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, अगर हम 40 से ऑप्टिमम से आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, मैक्सिमम। अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम से आगे लेके जाएंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करने से एंजाइम के अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर करने से एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर डीनेचर हो जाएंगे। तो ऑप्टिमम से ऊपर अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी और एट लास्ट दे विल डिस्ट्रॉय। अच्छा, अगर हम एंजाइम को लैब में बनाएं और लायोफिलाइजेशन के अमल से बनाएं तो एंजाइम अगर सॉलिड स्टेट में स्टोर करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट एंजाइम कैन बियर द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस।